हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान एक शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। हाजिर है एक न्यू वीडियो लेकर के जिसका बहुत 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 डिमांड था, जिसमें सबको बहुत 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 सारा डर लगता है, वो है हिस्ट्री है। ओके, आज हम लोग हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे और इससे बाहर चीज़ें नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? क्या चीज़ें, सारी चीज़ें बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फास्ट कर लेना, ताकि ऑलरेडी मैं फास्ट बोलता हूँ बट और फास्ट बोलना, ताकि कम टाइम बचे, चीज़ों को रिवीजन कर पाओ। सब्सक्राइबर देख के भरोसा हो गया कि कामदार वाला चैनल है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। ओके चलो, और वीडियोस को अच्छे से देख लेना। कोर्स में जाकर के अगर ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो डिकोड सीरीज देखो, साइंस में भी प्रॉब्लम है डिकोड सीरीज देखो। डिकोड सीरीज से चीज़ें बाहर नहीं जाएगा, कहीं पे लिख के रख लो, ठीक है? ओके, सिलेबस पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप सिंपल से बात करना है। अभी जो चैप्टर वाइज चीज़ें करा रहे हैं इसको कर लो। चैप्टर वाइज चीज़ें देखो, यहाँ पे चैप्टर वाइज चीज़ें हैं। और इससे पहले हिस्ट्री का हमने एक पार्ट कवर किया था, ये वाला पार्ट है। और तुम लोग पता नहीं तुम लोग क्या है, मुझे एक बात समझ नहीं आता, तुम लोग फर्स्ट पार्ट को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट को भूल ही जाते हो, पता नहीं क्यों। देखो, एक चीज़ याद रखना, हम लोग का ये आदत है कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं उसको कंटिन्यू नहीं रखते, जिसके कारण से बाद में पछताना पड़ता है। तुम एक चीज़ लाइफ में कोई भी, ऐसे नहीं मैं अपने वीडियोस के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारा सीख बता रहा हूँ कि अगर कोई लाइफ में कोई चीज़ स्टार्ट करो या कोई चीज़ तुम प्लानिंग करो कि हाँ ये करना है, तो उसको कंटिन्यूस करो, तब जाके फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे ही चैनल ले लो, अगर मैं चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रखता तो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाता नहीं ना। तो तुम लोग भी ऐसा करना, तुम लोग ऐसा ना, स्टार्टिंग वीडियोस बड़ा एकदम मस्त लगता है कि हाँ यार, जैसे क्लास 10 स्टार्ट किए थे, लग रहा है एकदम दिसंबर से पहले पहले सिलेबस खत्म कर देंगे, सब कुछ रिविजन करके टेस्ट सीरीज लगा लेंगे। अब क्या कर रहा हूँ, अभी बैठ के सिलेबस पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने कंटिन्यूस पहला पढ़ा, एक दो दिन, 2-3 दिन स्टार्टिंग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके बाद नहीं। इसीलिए कोई भी चीज़ को स्टार्ट करो, चाहे कहीं भी जाओ, अगर स्टार्ट कर दिए हो तो डेली डेली करो, भले थोड़ा थोड़ा करो, भले आधा घंटा देखो, भले 5 मिनट देखो, बट देखो, ठीक है? ओके, तो लाइफ में कंटिन्यूस चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उतार चढ़ाव नॉट उताव। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। जा करके ये पार्ट 1 है, इसको देख लेना। चैप्टर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप, दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 मिनट में कवर कर रखे हैं, आज देखते हैं हम लोग कितना कवर कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स 2 वीडियोज़ में है आपके ऑलरेडी, पॉलिटिकल 2 वीडियोज़ में, और ज्योग्राफी ऑलरेडी रिसेंट में आया था। जब ज्योग्राफी कराते हैं तो हिस्ट्री का डिमांड रहता है, हिस्ट्री कराते हैं ज्योग्राफी का डिमांड रहेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी तुम लोग पॉकेट बैच के बारे में जानते हो, वहाँ पे सारी चीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, थोड़ा सा प्रमोशन कर लेना जी इस नंबर मैसेज करके। आपको ये बोनस बैच, सिर्फ एसएसटी में प्रॉब्लम है तो बोनस बैच ले सकते हो, वहाँ पे भी आपको एसएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी चीज़ें मिल जाएगा बोनस बैच में, सिर्फ एसएसटी। अगर आपको और सारी चीज़ें चाहिए तो पॉकेट बैच ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पर मैसेज करके। चलो इतना काफ़ी है, आ जाओ। ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। ये इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों चीज़ का कॉम्बिनेशन है। ओके, हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पर लिया था और नेशनलिज्म इन यूरोप के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2। इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, क्या है? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो पहला बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछता है आपसे बिहार बोर्ड में बहुत बार, ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे पूछेगा वो भी बता देंगे, टेंशन मत लो। आपसे कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर क्लास का डेफिनेशन पूछता है, कभी कभी सिंगल सिंगल, बट मेरे साथ रहोगे तो सिंगल ही रहोगे, लेकिन क्वेश्चन डबल डबल करके जाओगे। देखो, कैपिटलिस्ट क्लास की बात करें, ऐसा क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्जियस क्लास बोलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसमें से किसका नाम बॉर्जियस क्लास है? तो कैपिटलिस्ट क्लास। इसमें ऐसा समझो मालिक लोग होते हैं, मतलब जिसका ओन मीन ऑफ प्रोडक्शन हो, अपना फैक्ट्रीज हो, अपना बिजनेसेस हो, ठीक है? वो इन्वेस्ट करता है मनी ताकि सर्विस गुड्स प्रोड्यूस हो अपना प्रॉफिट के लिए, सीधा सीधे भाई ऐसा समझ जाओ कि साहूकार जो होता है ना, अमीर लोग है ना, वो कैपिटलिस्ट क्लास हो गया, सीधा सीधी। ओके, वो लोग बेनिफिट उठाते हैं, है ना, इन्वेस्ट करते हैं, वो हो गया अपना कैपिटलिस्ट। लेबर क्लास, जिसको मतलब प्रोलेटेंट बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड की, लेबर क्लास आल्सो नोन एज प्रोलेटेंट क्लास। कभी कभी आपसे प्रोलेटेंट क्लास ही पूछ देता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्रोलेटेंट, ठीक है? तो आप सिंपल सा लेबर क्लास ही पूछ रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसका दूसरा डेफिनेशन लेके आ जाओ। ये बेसिकली इसके पास अपना मीन ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, मतलब अपना कोई कंपनी नहीं है, ठीक है? वो सिंपल सा काम करता है फैक्ट्रीज में, फार्म्स में, बिजनेस में, ठीक है? और उसमें से कुछ अपने को अपना पैसा मिल जाता है, वही अपना क्या बोलते हैं, लेबर क्लास, ठीक है? ओके, सिंपल सी बात था, डेफिनेशन था। आ जाओ, कार्ल मैक्स के बारे में मैंने इतने सारी चीज़ें लिखी, तुम 2-3 चीज़ें मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, बस तुम उतना चीज़ों को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी काम दे देगा, सब्जेक्टिव में भी। देखो, कार्ल मैक्स के बारे में अक्सर पूछता है, ठीक है?
कार्ल मैक्स के बारे में, कहाँ पैदा हुए थे तुम्हें मालूम है, जर्मनी, ठीक है। कब पैदा हुए थे, डेट लिख दो, 5 मई 1818। कहाँ हुए थे, अगर सिटी का नाम लिख दो तो अच्छी बात है, वरना इतना तो तुम जर्मनी तक लिख दो। कहाँ पे फैमिली, कौन से फैमिली में, ज्यूस फैमिली में, ठीक है, ओके। उनका फादर क्या थे, एक लॉयर थे, ठीक है। उन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, क्रिश्चियनिटी। उन्होंने अपना एजुकेशन कहाँ से, लॉ का एजुकेशन कहाँ से, बर्न यूनिवर्सिटी, लेकिन वो वापस से वहाँ का बर्लिन यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ से उनका लाइफ टर्न हो गया। कार्ल मैक्स के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स याद है ना तुम्हें, लिख देना, कुछ बात नहीं होगा, ठीक है। उनका इनका याद होगा, वो किससे इंप्रेस थे, किसके आइडियोलॉजी से, हिगेल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोल, ये भी तुमको मालूम है। उन्होंने किसके साथ शादी किया था, चाइल्डहुड फ्रेंड, जाने बचपन का प्यार मिल गया था, जेनी, ओके। कब, 1843, इतना बात लिख लिया। उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1848 को उन्होंने पब्लिश किया था, जिसको मदर ऑफ सोशलिज्म बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट लिख देना वहाँ पे। उन्होंने क्या लिखा था, दास कैपिटलिस्ट, कब, 1867, जिसको बाइबल ऑफ सोशलिस्ट बोलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है ना, बस उसी को तुम लिख दो, काफ़ी रहेगा 2 नंबर के लिए तुम्हारा। अब आता है डिस्कस डॉक्ट्रिन ऑफ मैथ्स। कितने डॉक्ट्रिन ऑफ मैथ्स है, 5 हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत हाई लेवल का बनाना चाहा तब, अदरवाइज नहीं, ठीक है, ओके। इसको और किस हिसाब से बना सकते हैं, आपको इसमें से दे देगा, बोले इसमें से कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ मार्क्स है, कार्ल मार्क्स का बेसिकली, है ना, ओके। कार्ल मार्क्स की पहला थ्योरी ऑफ डायलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म, ठीक है, क्लास स्ट्रगल, ये सब बेसिकली थ्योरी डॉक्ट्रिन वगैरह दिया था, ओके। देन आपका मेटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, देन थ्योरी ऑफ वैल्यूएबल या सरप्लस वैल्यू, और बेसिकली स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी। ये बेसिकली 5 डॉक्ट्रिन थे मार्क्स की। बिहार बोर्ड बस इतना पूछेगा कितने थ्योरी थे, बेसिकली 5, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कितने, हाउ मेनी स्टेजेस, अभी तक पीवाईक्यू में नहीं आया है, ठीक है, बट हम लोग बस पीवाईक्यू करके नहीं जाने वाले, ठीक है, चीज़ों को देख के जाने वाले कि क्या क्या चीज़ है सिलेबस में, इससे सिलेबस भी रिविजन हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी। कितने आपके स्टेजेस है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के 6 स्टेजेस है। पहला, एज ऑफ प्रीमेटिव, स्लेव एज, फ्यूडल एज, कैपिटल एज, सोशल एज एंड कम्युनिस्ट एज, ठीक है, ओके। ये बेसिकली 6 एजेस है, हमने इसको याद करने का ट्रिक भी बताया था, ठीक है, ओके। बहुत टाइम पहले, ठीक है, बहुत टाइम पहले हम लोग क्या थे, गुलाम थे, ठीक है, ओके। हम लोग फ्री हुए, ठीक है, ओके, लड़े, आज़ादी है, तो फ्यूडल याद रख देना। फिर हम लोग क्या बनाए, कैपिटल बना हम लोग का, फिर कैपिटल में क्या बना, एक छोटे छोटे स्टेट बना, स्टेट में क्या बना, छोटे छोटे सिटी बना। तो इस हिसाब से आप एजेस में पूछता है कि 1 2 3, इसमें से थर्ड स्टेज क्या था। तो पहले हम लोग क्या थे, बहुत पहले अगो की बात करें, बहुत पहले हम लोग क्या थे, गुलाम थे, यानी स्लेव हो गया, सेकंड हो गया। फिर हम लोग क्या हुए, फ्री हुए, थर्ड में क्या हो गया, थर्ड में हम लोग क्या, फ्री हुए, बेसिकली आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद हम लोग क्या किए, कैपिटल बनाए, है ना, कैपिटल बन गया, यानी 4th स्टेज में आ गया। कैपिटल बनने के बाद हम लोग स्टेट बनाए, क्योंकि स्टेट में अलग अलग स्टेट है ना, ओके, तो स्टेट बना 5th में। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे सिटीज़ बनाए, है ना, 6th नंबर पे। तो ये इस तरीके से, इस चेन के हिसाब से तुम ये वाला नंबरिंग याद कर सकते हो। एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो तुमसे बन जाना चाहिए, ठीक है, ओके। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोशलिस्ट एज कितने स्टेज में, तो सोशलिस्ट तुमको मालूम है, सोशल से सीधे स्टेट याद रखना, स्टेट मतलब 5th स्टेज में, ठीक है, ओके। इसको फटाक से एक चार्ट बना लेना, आराम से तुम वहाँ पे कर लोगे, ठीक है, कर लोगे। चलो आगे बढ़े, हाँ जी, आ जाओ। अक्सर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछने वाला है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन का क्या कारण है। तो देखो, ऑलरेडी मैंने इसको थोड़ा सा 2 हिस्से में डिवाइड किया। अगर 2 नंबर पूछे तो ठीक है, इतना लिख सकते हो, अदरवाइज ये वाला जो है इसको भी तुम कट पिट करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। काउजेस बोल्शेविक रेवोल्यूशन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, ये जो क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली एक चीज़ बताने वाला हूँ कि एक क्वेश्चन में तुम्हारा 2 क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, मतलब देखो, आपसे पूछता है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन, तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन का आपका कारण पूछता है और आपसे क्या पूछता है, क्या उसका इम्पैक्ट रहता है। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन को और किस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, फटाफट बताओ। देखो, इम्पैक्ट बार बार पूछ रहा है, इम्पैक्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन को बार बार पूछ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। या तो इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो आपसे इम्पैक्ट पूछता है, और या तो आपको देखो यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो इस बात का टेंशन मत लो। बोल्शेविक रेवोल्यूशन को हम लोग रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, तो यानी तुम्हारा दोनों आंसर बेसिकली सेम सेम हो जाएगा। काउजेस अगर 2, या तो बोल्शेविक पूछे या फिर रशियन पूछे, ठीक है, क्योंकि रशिया में हुआ था, सिंपल सी बात है ना, ओके। तो आ जाओ,
क्या कारण है, बेसिकली इसको समझना। अगर शॉर्ट में पूछे तो हम आप सिंपल सा इसमें एडिट कर देना। सबसे पहला बात है कि जो जार का एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर था, ठीक है, absolute power, and his government was oppressive. The people has no sane governments which cause whispered discontent. देखो बेसिकली क्या है कि वहाँ का जो रशिया का जो किंग था जार, ठीक है, ओके, वो पूरी तरीके से कंट्री को अपने कंट्रोल में रखा था। ना तो इलेक्शन होगा, ना डेमोक्रेसी होगा, ना लोगों का बात सुनेगा। तो पहला तुम्हारा वो ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार था। बेसिकली वहाँ का जो एम्पायर को जार बोलते हैं ना, जार ऑफ रशिया मतलब एम्पायर ऑफ रशिया। जार का मतलब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, तो एम्पायर, ठीक है। पहला तुम्हारा रीजन ये रहा। कारण क्या था, सोचो, अगर कोई रेवोल्यूशन होगा तो कुछ तो कारण होगा, बिना मतलब को तो कोई जाएगा नहीं। तो पहला बात तो तुम्हारा था कि भाई साहब ना तो सरकार लोगों का बात सुनता था, राजा था, सॉरी, है ना, अभी अभी कौन सा हो रहा है, ओके कोई बात नहीं, ना तो राजा बात सुनता था, ठीक है, ना तो इलेक्शन होता था, ठीक है, ना लोगों की बात सुनता था, ना डेमोक्रेसी होता था। पहला रीज़न तो ये हुआ। इकोनॉमिक हार्डशिप, बहुत ज़्यादा गरीबी होने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा, खाने की कमी होने लगा, ठीक है, ज़्यादातर पीपल को, और स्पेशली जो लोग पीजेंट है यानी वर्कर क्लास है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। तो इकोनॉमिक हार्डशिप, तुम ये चीज़ लिख सकते हो, है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट, इकोनॉमिक हार्डशिप में थोड़ा सा ही बता देना कि बहुत ज़्यादा पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड का शॉर्टेज होने लगा। अगर बिल्कुल नहीं आने लगे, नहीं आ रहा एकदम भाई साहब, बिल्कुल लाइन याद नहीं लगा, तो एक एक पॉइंट इसी को टुकड़ा टुकड़ा करके देख लेना, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। थर्ड है आपका वर्ल्ड वॉर। जो वहाँ पे जो रशिया इन्वॉल्व हुआ था वर्ल्ड वॉर में, तो बहुत बुरी तरीके से हारा था, जिसके तरीके से बहुत सारे पीपल इंजर्ड हुए, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। तो तीसरा रीजन तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, ओके। देन आपका जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट का भी फेलियर हो गया। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब ऐसा समझो कि जब 1917 में ये जो जार है वो छोड़ दिया, ठीक है, अपना गद्दे छोड़ दिया, कोई फिलहाल के लिए दूसरा को दिया गया, ठीक है, प्रोविजनल तौर पे टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया गया। लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रॉब्लम आया, खाने की कमी है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो ये सारे आपके फोर्थ प्रॉब्लम थे, ठीक है। फिर फिफ्थ आपने क्या होगा, रोल ऑफ लेनिन एंड बोल्शेविक रेवोल्यूशन। जो लेनिन है और बोल्शेविक पार्टी है, उन्होंने प्रॉमिस किया भाई साहब हम लोग आएंगे तो बेसिकली पीस, शांति, और हम ज़मीन और ब्रेड टू पीपल लोगों को देंगे। ये स्लोगन बहुत ज़्यादा मैसिव सपोर्ट हुआ वर्कर्स पे और आपके सोल्जर्स पे। तो ये सारे कारण थे। अब कोई तो होना चाहिए ना आपको ये देने के लिए कि इसको हटाओ, हम लोग ये चीज़ आप लोग को ज़रूर देंगे। तो बेसिकली और हुआ भी। तो आप ये 5 चीज़ें याद रखिएगा। पहला भाई साहब, राजा बहुत ज़्यादा क्या था, सारा चीज़ कंट्रोल करके रखता था, बहुत ज़्यादा गरीबी हो गया था, खाने की कमी हो गया था। क्या कारण है समझ में आ जाए बस। वर्ल्ड वार हुआ था, सारा कुछ हार चुका था, है ना, रिसोर्सेज कम हो चुके थे, बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे, सफरिंग जो ऑल पीपल है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा था, है ना, ओके, क्योंकि सारा चीज़ तो लूट गया था, हार गए थे, है ना, वॉर में। देन सेकेंडरी एक गवर्नमेंट बनाएंगे, चलो ठीक है, तुमसे नहीं संभल रहा तो हमसे एक बार देखते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट बना के देखा, उससे भी नहीं संभला, खाने की कमी, है ना, ओके। फिर लेनिन आया, बोला कि भाई साहब आप इन लोगों को हटाओ, सिंपल सी बात है, हम आपको शांति देंगे, ज़मीन देंगे और ब्रेड देंगे। और लोगों को तो वही चीज़ चाहिए था ना, शांति ही ना चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए, शांति चाहिए कि कोई और चाहिए, है ना, शांति ही चाहिए हमें ज़िंदगी में, ओके। चलो, तो ये बेसिकली कारण था। काउजेस पूछेगा, आप इसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके लिख दीजिएगा। अब इम्पैक्ट, अगर आपको रशियन रेवोल्यूशन पूछे या बोल्शेविक रेवोल्यूशन पूछे, काउज एंड इम्पैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन छपा हुआ रहता है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में छपा हुआ रहता है। मतलब ऐसे समझो कि ये 90% चांस है या तो काउजेस पूछेगा तो इम्पैक्ट पूछेगा, सीधा सीधी बात है, बता रहे हैं तुमको। तो देखो रिजल्ट में क्या हुआ, इम्पैक्ट मतलब क्या रिजल्ट रहा। पहला सिंपल सी बात है कि जो जार का है वो रूल खत्म हो गया रशिया में, ठीक है, यानी इंडियन मोनार्की सिस्टम वो बेसिकली खत्म हो गया। फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट बना, और किसके अंडर में, लेनिन के अंदर में, ठीक है, ओके, सोशलिस्ट गवर्नमेंट बना, ठीक है, कैपिटलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट बना, ओके। चलो उसके बाद मोनार्की को खत्म करके, सॉरी, ओके, चलिए। और जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज है, बैंक से, उसको नेशनलाइज किया गवर्नमेंट द्वारा, है ना, ओके। और वो विड्रॉ कर लिए वर्ल्ड वॉर से, क्योंकि जान नहीं रहा इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, ताकि कम मतलब नुकसान हो सके, जो सोल्जर बचे हुए उनको बचा सके। पता चला वो भी लग गया, वो भी चल दिया हाथ से, है ना, ओके। और USSR फॉर्म हुआ, है ना, ओके, जो इसलिए और पावरफुल सोशलिस्ट नेशन बन गया, कौन, रशिया, ठीक है, ओके। इस रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हो गए वर्कर्स, पीसेंट एंड अदर कंट्री, ताकि अपने हक के लिए लड़ सके। तो बेसिकली जस्ट अपोजिट लिखना है आपका इम्पैक्ट में, यानी रिजल्ट में, कि भाई साहब पहला तो बहुत ज़्यादा ये था ना, बताओ
कुछ बात नहीं सुनता था, एक काम किया उसको हटा दिया, पहला बात तुमको सेकंड हो गया। और क्या बना दिया, सोशलिस्ट गवर्नमेंट बना दिया, किसके, लीडर ने। ओके, उन्होंने बेसिकली जितने भी लैंड, यहाँ पे थर्ड वाला भूल गए है ना, लैंड वॉज टेकन, जो लैंड ले लिया गया था किसानों से, तो उसको वापस करा दिया गया कि भाई साहब तुम अपना ज़मीन ले लो। ठीक है, जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज़ है, बैंक्स हैं, उसको नेशनलाइज कर दिया गया। ओके, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, फिर क्या किया, फिर क्या हुआ बताओ, रशिया बेसिकली वर्ल्ड वॉर से आपका विड्रॉ कर लिया, क्योंकि देख रहा है इतना ज़्यादा मुसीबत हो रहा है, इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है ऑलरेडी, तो और क्यों जाना है, तो वापस से विड्रॉ कर लिया वहाँ से, है ना। ओके, देन उसका बाद यूएसएसआर फॉर्म किया और पावरफुल सोशलिस्ट नेशन बन गया, इससे बहुत लोग इंस्पायर हुए। ओके, तो ये बेसिकली कॉजेज एंड इम्पैक्ट क्लियर हो गया। चलो, और कुछ ऊपर का अगर क्वेश्चन रह गया हो तो ठीक है, ओके कोई बात नहीं, ये आप 2 पॉइंट में 5 पॉइंट में लिख सकते हैं। अब आते हैं ब्लडी संडे क्या होता है। ब्लडी संडे की बात करें तो ब्लडी संडे जो होता है ये हुआ था आपका 9 नवंबर, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 9 नवंबर 1905। एक मॉब जो है, मतलब बहुत सारे झुंड के लोग है ना, वो बेसिकली एक आपका जो ये पीटर्सबर्ग है, संत पीटर्सबर्ग के महल की तरफ जा रहे थे। ठीक है, और हल्ला करते हुए कि हमें ब्रेड दो, यानी खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, है ना, राजा के खिलाफ है बेसिकली। ओके, तो बट जो जार का मिलिट्री है वो अनआर्म पीपल को फायरिंग कर लिया। मतलब कि देख, सिंपल सा बात ये हुआ कि बात ब्लडी संडे इसलिए रखा गया है कि संडे को हुआ होगा, ये तो तुम्हें मालूम है। ठीक है, ओके, देखो इसमें हुआ था 9 जनवरी की बात है, 9 जनवरी, और अकॉर्डिंग टू न्यू कैलेंडर हम लोग 22 जनवरी लेके चलेंगे। अगर 22 जनवरी है मतलब वो न्यू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, अगर तुम्हारा 9 जनवरी है तो ओल्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, ये तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं, बात चल रहा 9 जनवरी 1905 में एक मॉब बेसिकली टुवर्ड्स जा रहा था कैडिस्टल संत के बेसिकली महल की तरफ। ठीक है, हल्ला करते हुए क्या कि हमें ब्रेड दो। ठीक, इतना बात क्लियर हुआ, हाँ जी। और जो वहाँ के मिलिट्री है, निज़ार के एम्पायर का जो मिलिट्री है वो अनाम बेसिकली, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था ना, बिना कुछ जाने पहुंचे एकदम सबको फायर कर दिया और 1000 ऑफ पीपल किल हो गए। और ये बात था 22 जनवरी, ओल्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग 9 जनवरी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं संडे का दिन था, पूरा रास्ता खून खून हो गया था, इसलिए ब्लडी संडे इसका नाम दिया गया था और नाम है। ठीक है, सिंपल से समझ में आया क्या कहानी है, सिंपल सा बात है भाई साहब, 9 था या 22 था, दोनों अकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, वो लोग जा रहा था महल, राजा का महल, बेसिकली ब्रेड मांगने, अपना हक मांगने, और जो राजा का मिलिट्री था उन्होंने फायर कर दिया, 1000 पीपल मर गए, और बेसिकली इसको हम लोग ब्लडी संडे बोलते हैं। बस इतना बात तुम दिमाग में रखो और कुछ नहीं। चलिए, देन आते हैं आपका क्या, अक्टूबर रेवोल्यूशन, है ना, ये सेकंड फेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। देखो बोल्शेविक रेवोल्यूशन ठीक है, ये भी है, लेकिन ये सेकंड फेज है, देखो इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर रेवोल्यूशन वाज सेकंड फेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये बेसिकली 1917 के बाद हुआ। इसको लीड किया था कौन, बेसिकली बोल्शेविक रेवोल्यूशन पार्टी, यानी लीनिन ही लीड किया था, है ना। ओके, देखो यहाँ देखा, जब देखो बीच का बात है, एससीईआरटी में कहीं का टॉपिक कहीं डालते ही है। तुमने अभी हमने बताया ना आपको कि हुआ ये कि आपका जो प्रोविजनल गवर्नमेंट आया था, कुछ दिन में आया था। ठीक है, कुछ दिन में आया था प्रोविजनल गवर्नमेंट, कुछ टाइम के लिए, तो बोल्शेविक पार्टी जो है उसको ओवरथ्रो फेंक दिया था कि भाई साहब तुम लोग का जरूरी नहीं है ना, तो तुम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए हमारा प्रॉब्लम खाने का, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो तुम लोग हटाओ, तुम लोग को भी नहीं रखेंगे। ठीक है, रिजल्ट तो फाइनली वही निकला कि लोग सबको हटा दिया गया था। लेकिन अभी बीच का बात चल रहा है, सेकेंड फेज की बात चल रहा है। ओके, चलिए, ऑलरेडी बोल्शेविक प्रॉमिस करके रखा था भाई साहब हम लोग आएंगे तो आपको शांति मिलेगा, लैंड मिलेगा आपका, और ब्रेड मिलेगा, खाने मिलेगा, इसलिए बहुत सारे लोग सपोर्ट किए, ऑलरेडी तुम्हें मालूम है, सोल्जर्स भी सपोर्ट किए। और इसी तरीके से अच्छा, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में ये दिक्कत हुआ है ना, इन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मेकिंग रशिया वर्ल्ड फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट बनाया था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाया था, और रशिया का, और कम्युनिस्ट, अच्छा वैसे पूछता है कि फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट दोनों रशिया ही बनाया था। तो ये बेसिकली अक्टूबर रेवोल्यूशन का कहानी था। कब हुआ था, ये बेसिकली 1917 को हुआ था, ऑब्जेक्टिव याद रख लेना इसको। ये सेकंड फेज था रशियन रेवोल्यूशन का, लीड किया था आपका बोल्शेविक पार्टी, यानी किसके लीडरशिप में, लेनिन के लीडरशिप ने। ये सारी चीज़ें थी, आपको बस मालूम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो वो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था वो भी तो सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए इसको भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ओके। और बेसिकली बोल्शेविक ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको ये सामान देंगे, और सपोर्ट मिला अच्छा खासा, और वापस से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और मेकिंग रशिया फर्स्ट वर्ल्ड सोशलिस्ट स्टेट बना दिया गया और बन गया। ठीक, ओके, ये वापस से वही चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का फॉर्मेशन है बेसिकली
आपको अगर और कुछ कुछ इम्पैक्ट अगर याद रखना है, एक दो पॉइंट ऑलरेडी ये हमने पढ़ लिया कि एंड हो गया, ठीक है, ओके। यूएसएसआर बन गया, हाँ ठीक है। लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, ओके। वर्किंग जो बेटर कंडीशन हो, ठीक है, टाइम हो, मोर राइट्स हो, सारे कुछ दे दिया, तो ये आप उसमें एडिट कर सकते हैं किसमें, आपका इम्पैक्ट में। ये सारे इम्पैक्ट है। आप फूड शॉर्टेज को बेटर कर दिया गया, काम पहले था कि काम दिन भर करते रहो, तो वो सारी चीज़ें मैनेज कर दिया गया कि इतना राइट्स है आपके पास, ये तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दिया गया है ना, बेटर कंडीशन हो वर्कर्स के लिए। तो बेसिकली ये सब था, बेसिकली इम्पैक्ट बेसिकली, या फिर रिजल्ट बोल दो, तो यही पूछना चाह रहा था। अगर रिजल्ट बोले तो ऐसा नहीं कि तुम कुछ और यही वाला लिखना है, ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं, क्या कंडीशन है रशियन फार्मर लेबर बिफोर रेवोल्यूशन, क्या वो रेवोल्यूशन से पहले क्या कारण था। तुम लोग को कारण पता चल गया, क्या क्या बोलो अभी, कि बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द फार्मर बहुत ज़्यादा पुअर थे, उनके पास अपना ज़मीन नहीं था, समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग वाला जो पढ़े तो वही चीज़ें हैं। और उनके पास कोई बड़ा ज़मीन नहीं था काम करने के लिए, है ना, उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ता था, रेंट देना पड़ता था, ठीक है, ओके। फार्मिंग वो लोग पुअर टूल, ओल्ड टूल से स्टार्ट करते थे और प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो गया। अब बहुत सारा क्या हो गया, बहुत सारा कभी भूख का, कभी बीमारी का, ये सारी चीज़ें उनका सामना करना पड़ता। तो ये फार्मर्स की बात है। आपसे पूछा कि रशियन जो रेवोल्यूशन हुआ था, क्या कंडीशन था फार्मर्स का, लेबर का। फार्मर का समझ में आ गया, भाई साहब गरीब थे, गरीब क्यों थे, लैंड नहीं था अपना, था भी तो बहुत कम सा था, है ना, और ज़्यादातर बड़ा हिस्सा लैंड ओनर्स के पास रहता था। यही तो लीलन वापस कर दिया ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, समझ रहे हो ना, ओके। हाई टैक्सेस देना पड़ता था, उनको खत्म कर दिया गया। तो बेसिकली वो बात की सॉल्यूशन है, बट ठीक है, कारण की बात कर रहा था, ओके। अब वर्कर्स की बात कर लेते, वर्कर में 12 से 14 घंटा काम ही कराता था दिन भर, सोचो 12 से 14 घंटा काम करा था, है ना, ओके। बहुत कम काम, तो काम वेजेस भी कम दे रहा है ये। और फैक्ट्री में कोई सेफ, अगर अनसेफ था, अगर कोई डेथ हो जाता है तो कोई जिम्मेदारी नहीं, तो ये था, ठीक है, समझ रहे हो, ओके। चलिए, एक्सीडेंट, डेली एक्सीडेंट कॉमन होता था, मशीन के अंदर कोई चला गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, है ना। वर्कर्स के पास कोई राइट्स नहीं था, ठीक है, ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके, है ना, उनके पास कोई राइट्स नहीं था। ये सब कंडीशन था पहले, यही सब कारण ही ना आपको बेसिकली रेवोल्यूशन की तरफ लेके जाता है ना, ओके। फैक्ट्री ऑनर पनिश वर्कर इज फॉर स्मॉल मिस्टेक, जब छोटे छोटे मिस्टेक हो जाता था तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था। तो ये सारे कारण थे। होपफुली तुम्हें रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बस तुमने समझ गया कि क्या कारण था, क्या कारण था, क्या कारण था। अब तुम चीज़ों को लिख दो, ठीक है, ओके। अब आते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये अक्सर 5 नंबर में कभी कभी पूछ ही देता है, कि लेनन वाला पूछता है कि क्या क्या बेसिकली क्या समझते हैं आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वो 1921 वाला की बात नहीं कर रहा, इस बात को याद रखिए, ठीक है, ओके। सॉरी, 1921 नहीं, 1991 की बात कर रहे थे, वो वाला बात नहीं कर रहा, ये दूसरा वाला, मतलब ये लेनन वाला 1921। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पूछे तो 1921 ऑप्शन मिलेगा, या तो 1991, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। चलो, हाँ, तो ये आपका 1991 में लीनिन ने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ओके। कहाँ पे, सोवियत रशिया में। ये बेसिकली क्यों बनाया गया था पॉलिसी, ताकि रिवाइव कर सके। ऑलरेडी तुम जान ही रहे हो कितना बैडली इफेक्ट हुआ था वॉर में, रेवोल्यूशन में, है ना, इसीलिए तो कुछ पॉलिसीज लाया गया ताकि चीज़ों को ठीक कर सके। तो पहला तुम्हारा बेसिकली ये था कि फिक्स टैक्स इम्पोज किया गया था, ठीक है, कहाँ से, किसानों से। फिक्स टैक्स, वैसे इतना देना है, ठीक है, ओके। और बाकी जो है वो किसान जितना बचेगा, जितना था दे दिया, बाकी आप उसको यूज़ कीजिए अपना, जिस हिसाब से आपको जो अच्छा करे आप कर सकते हो। तो पहला उन्होंने ये कहा, ठीक है, ये पॉलिसी में रहा। और उन्होंने बेसिकली एक ये दिया, थ्योरेटिकली दैट स्टेट पोसेसेस द लैंड बट प्रैक्टिकली वेंट इनटू द हैंड ऑफ आपका पीजन। उनका ये था, थ्योरेटिकली बस है तो कि जो ये ज़मीन है स्टेट का, ये गवर्नमेंट के पास है, बट जो प्रैक्टिकली बात करें वो किसके हाथ में था, आपका किसानों के हाथ में था, तो वो लोग ज़्यादा उपजाऊ कर पाएंगे। तो दूसरा ये नियम था, ओके। और तीसरा है कि इंडस्ट्रीज हैविंग लेस देन 20 एम्प्लॉयज कुड बी रन इंडिविजुअल। कितना होना चाहिए, कम से कम 20 होना चाहिए आपको चलाने के लिए, ठीक है, ओके। और उसको इंडस्ट्री को जो द इंडस्ट्रीज वर डिसेंट्रलाइज, अ लॉट ऑफ रिबेट प्रोवाइड डिसीजन एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। फॉरेन कैपिटल वाज लिमिटेड एट, सॉरी, इन्वेस्ट एट लिमिटेड। और बाहर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए लिमिट लगा दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद बैंक वगैरह अलग अलग लेवल पे स्टार्ट होने लगा, और कंपलसरी मेंबरशिप फॉर द ट्रेड यूनियन फॉर डिस्पोज ऑफ।
तो ये बेसिकली ये 3-4 आपने याद रख लेना। आपसे पूछता अक्सर कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अगर पूछेगा तो आपसे ये लीनियन का ही पूछेगा, यानी 1921 के बारे ही पूछता है। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ, मतलब फोर्थ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इंडो चाइना। ठीक है, इंडो चाइना पढ़े आपने, इसको फटाफट से कंप्लीट करेंगे। देन फिर हम लोग आएंगे फिफ्थ चैप्टर, फिर सिक्स चैप्टर, फिर हम लोग कहानी को इस तरीके से आज ही कंप्लीट करने का मेरा इरादा हो रहा है, धीरे धीरे, बस मूड ना चेंज हो जाए। चलो, क्वेश्चन है, क्या समझते हो आप इंडो चाइना से, क्या खुद को समझते हो, वही वाला बात है ना। ओके, तुम हो कौन, ओके समझ रहे हैं। ओके, द मीनिंग ऑफ इंडो चाइना कंट्री साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड है, पेनिनसुलर रीजन जहाँ पे बेसिकली 3 हिस्से में पानी है। ओके ओके, और कितना स्प्रेड है, 3 लाख, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लो 3 लाख, अराउंड 3 लाख या फिर 2.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो वियतनाम, लियोस और कंबोडिया को कवर करता है। ये नदन बाउंड्री में, जो इसका नदन बाउंड्री है म्यांमार, चाइना, ये सब को टच करता है। ठीक है, और साउथ बाउंड्री की रीजन की बात करें तो बेसिकली वेस्ट साइड की बात करें, म्यांमार इन द वेस्ट, बस रीजन बताया कि ये इस साइड में, जैसे चाइना से इन द साउथ एंड द रीजन ऑफ म्यांमार वो इन द वेस्ट। बताया कि नॉर्थ साइड में कौन टच करता है, ईस्ट साइड में, क्योंकि 3 रीजन है ना, 3 कौन है, पेनिनसुलर रीजन है ना, इसलिए 3 साइड में बस बाउंड्री बता दिया कि भाई साहब आपका जो ये सब है, कोई वेस्ट में नदन बॉर्डर टच करता है आपका म्यांमार को। ठीक है, ओके, चाइना एंड चाइना, और फिर चाइना सी इन द साउथ, इस तरीके से तो बस रीजन बता दिया। तो आप बस इतना याद रखना, इंडो चाइना में बेसिकली 3 जगह आता है कवरिंग एरिया, वियतनाम, लियोस, कंबोडिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इंडो चाइना में कौन कौन सा रीजन आता है। ठीक है, ओके, देन कितना स्क्वायर किलोमीटर है, कहाँ पे है, लाइक करता है, बस इतनी चीज़ आपको बस इंडो चाइना में याद रखना है। हुआ मूवमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। एक तरीके के रिलीजियस, ये बुद्धिस्ट रिलीजियस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, जब स्टार्ट हुआ था 1939 ह्यूसोफो बेसिकली लीडरशिप में। ये बेसिकली जो दिस रेवोल्यूशन हेल्ड टेररिस्ट इंसिडेंट इंक्लूडिंग सेल्फ इमोशन। ठीक है, तो बिहार में अक्सर ये सब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव में, कि हुआ मूवमेंट क्या है, क्या हुआ था। हुआ बेसिकली एक रिलीजियस रेवोल्यूशन मूवमेंट है, होशोफो, इसका नाम याद रखेगा, और कब लीड किया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आएगा तो शॉर्ट में आएगा, से ज़्यादा नहीं आता है। बायोडाई की बात करें, बायोडाई था ये लास्ट एम्पायर ऑफ वियतनाम, पहला बात याद रख लेना। ठीक है, ये रूल किया था ड्यूरिंग फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड, एंड फिर बाद में इसको क्या बना दिया, साउथ वियतनाम इसके अंडर, लीडर ऑफ साउथ वियतनाम फ्रेंच कंट्रोल में। ये बॉर्न कब हुए थे, 1913, डेथ कब हुए 1997 में। बेसिकली ये ट्राई करते रहे मेंटेन पावर बाय कोऑपरेटिव विथ फ्रेंच के साथ, कॉपरेशन के साथ पावर मेंटेन करते रहे, बट उन्होंने देखा कि वीक होने लगा, अनपॉपुलर होने लगे अमोंग वियतनामीज पीपल के बीच में, है ना। तो 1995 में उन्होंने हट गए। ठीक है, ओके, फिर मोनार्की को एंड कर दिया। तो ये बेसिकली बायोडाई का स्टोरी था शॉर्ट में। बायोडाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लास्ट एम्पायर ऑफ अनम। ठीक है, उन्होंने रूल किया था फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड में। ठीक है, बाद में उनको साउथ का लीडर बना दिया गया फ्रेंच कंट्रोल के अंदर, है ना। ओके, वो अनफेमस होने लगे, पावर बढ़ गया, तो फेमस कहाँ से लेंगे, वीक होने लगा, देखा गया जब कमज़ोर हो रहे हैं तो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आ रहा है, बहुत बार। इसको जितना क्वेश्चन भी आई क्यों लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्या कॉलोनियल प्लान था टुवर्ड इंडो चाइना, फ्रांस का क्या प्लान था, किसके लिए, इंडो चाइना के लिए। तो कॉलोनियल प्लान ऑफ फ्रांस की बात करें, आपके बुक में पॉइंट वाइज दिया गया है, आप इस तरीके से पॉइंट वाइज चीज़ों को याद कर सकते हैं। आओ तुम्हें समझाते कि क्या बेसिकली रीज़न था। तो चलो देखते हैं उन्होंने क्या क्या दिमाग लगाया, क्या क्या प्लान बनाया। तो पहले देखो, द वास्ट एम्पायर ऑफ फ्रांस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूनियन, पहला पॉइंट इतना ही तुम याद रखो। ठीक है, कंप्राइजिंग ऑल रिलेटेड कॉलोनीज, सिंपल सा पहला उनका मकसद ये था कि क्या जो है कि फ्रांस के एम्पायर को बेसिकली एक यूनियन बना देना, ट्रांसफॉर्म, बस इतना याद रखो कि वो वास्ट फ्रांस का जो एम्पायर था उसको ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके यूनियन बना देना। ठीक है, ओके, जैसे बड़े बड़े जो कॉलोनीज है, जो वियतनाम, लियोस, कंबोडिया, सारे को इंक्लूड करके, सबको मिला करके हम लोग एक बना देंगे, यूनियन बना देंगे, है ना, ताकि अच्छे से कंट्रोल कर सके, है ना। ओके, दूसरा, इंडो चाइना विल बी सेल्फ गवर्न पार्ट दिस फेडरेशन, और इंडो चाइना को सेल्फ गवर्निंग दिखाना है फ्रांस को। देखो, फ्रांस क्या चाहता था कि इंडो चाइना को सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब खुद को चाहने वाला, मतलब खुद चलाने वाला, वो उस टाइप से बताने वाला बना देना चाह रहा था कि भाई वो सेल्फ गवर्नमेंट हो, मतलब खुद से चलाने वाला कंट्री जैसा दिखाया जाएगा। ठीक है, पर असल में
पावर किसके पास रहेगा? फ्रांस के पास ही रहेगा। ठीक है, बस दिखाने के लिए लोगों को, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये लोग अपने खुद से चला रहा है, वो दिखाने के लिए बस। ठीक है, ओके। अ यूनियन विल बी फॉर्म्ड बाय इंक्लूजन द प्रोटेक्टेड स्टेट ऑफ स्टेट इंडो चाइना एंड कोचिन चाइना। बेसिकली वो लोग ये चाह रहे थे कि इंडो चाइना और आपके कोचिन चाइना को मिला करके एक यूनियन बना देंगे। ठीक है, ओके, मतलब सारा जो कवर है उसको, सारा एरिया उसको कवर करके एक चीज़ बना देंगे, ताकि पॉलिटिकल सिस्टम फ्रांस के हिसाब से चले और अपना कॉलोनियल रूल लीगल जैसा दिखाया जाएगा। सबको लगेगा कि ये लोग तो खुद ही चला रहा है, लेकिन कंट्रोल किसके पास है? फ्रांस के पास है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है कि फॉरेन पॉलिसी एंड मिलिट्री कंट्रोल फ्रांस के पास हो जाएगा। ठीक है, ओके। फॉरेन पॉलिसी एंड मिलिट्री इंडो चाइना यूनियन विल बी रिमेन द कंट्रोल ऑफ फ्रांस। तो बेसिकली ये प्लान था। मैं तुम्हें एकदम आसान आसान शब्दों में बताता हूँ फिर से अच्छे से। पहला क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बता रहे वापस से। पहला, फ्रांस ये चाह रहा था कि सबको मिला करके एक यूनियन बना दे, यानी फ्रांस के एम्पायर को बेसिकली यूनियन बनाना पहला मकसद था उनका। दूसरा, इंडो चाइना को सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब खुद से चला रहा है, ये दिखाना लोगों को, बाकी लोगों को कि ये लोग खुद से चला रहा है। दूसरा, ठीक है, ओके। देन तीसरा ये बोलना चाह रहा है कि इंडो चाइना और कोचिन चाइना को मिला करके एक यूनियन बना देना, इन लोगों का प्लान थर्ड। और फोर्थ प्लान इनका ये था, यानी फोर्थ नंबर में, कि पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी हो गया, मिलिट्री कंट्रोल हो गया, ये सारे किसके हाथ में रहेंगे? आपके फ्रांस के हाथ में रहेंगे। ठीक है, ओके। ये सिंपल सा आपका चीज़ था, 4 पॉइंट था। ये बेसिकली कॉलोनियल प्लान था, किसके लिए? इंडो चाइना के लिए। समझे? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। हाँ जी, बिल्कुल चलते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। चलिए अब आते हैं जेनेवा एग्रीमेंट। जेनेवा एग्रीमेंट अक्सर 2 नंबर में मुंह उठा के पूछ लेता हर साल। जेनेवा एग्रीमेंट 1954 में हुआ था, एक पीस एग्रीमेंट हुआ था। किसके किसके बीच में? ठीक है, डेट याद रखना, किसके किसके बीच में हुआ था। बेसिकली फ्रांस एंड वियतनाम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि जेनेवा एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ और कब हुआ। ठीक है, ये अक्सर पूछते रहता है बिहार बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। देन देखो, इसका इसका लीड कौन किया गया था? बेसिकली हो ची मिन्ह। चलिए आगे। पहला क्या हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस एंड के, ये तुमको मालूम होना चाहिए। और इस एग्रीमेंट के बाद डिवीजन हो गया था किसका? फ्रांस का, सॉरी वियतनाम का। ठीक है, कि सब यहाँ पे बेसिकली 2 हिस्से में, एक बन गया था नॉर्थ वियतनाम, एक बन गया था साउथ वियतनाम। इतना याद रखो। जो साउथ वियतनाम है, कम्युनिस्ट साइड है, वो हो ची मिन्ह के साइड चला गया। जो आपका सॉरी नॉर्थ वाला चला गया। साउथ वाला जो हो गया वो नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के पास चला गया। ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई फॉरेन इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये अलाउड नहीं किया गया था। चलिए, ये वियतनाम का इंटरनल मामला है इसलिए। ओके, चलिए। देन इलेक्शन डिसाइडेड किया गया ताकि फ्री इलेक्शन हो 1956 में, ताकि जो ये चीज़ें हैं ये चीज़ें ख़त्म हो सके। तो सिंपल सा याद रखना, जेनेवा एग्रीमेंट कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, क्या ऑब्जेक्टिव था, इसके क्या रिजल्ट निकला, कि डिवीज़न हो गया था वियतनाम का 2 हिस्से में, है ना। ओके, ये चीज़ें बस याद रखना, कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, बस 2-3 पॉइंट इसमें याद रखना, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, माइलाई विलेज क्या था? स्टोरी याद है क्या हुआ था? एक साउथ वियतनाम का कहानी है, जहाँ का जो यूएस आर्मी है बेसिकली एक विलेज में गया। ठीक है, उसको घेरा और जितने भी मेल थे उनको बेसिकली क्या कर लिया गया? मार दिया गया था। ठीक है, ओके। और जितने भी फीमेल्स थे, ठीक है, जितने भी उस जगह विलेज में फीमेल थी या वुमेन थे, उनके साथ बहुत दिन तक गैंग रेप किया गया। फिर लास्ट में उनको पूरा जो गांव है वो जला दिया गया था। सिर्फ एक ओल्ड पर्सन बच गए थे, उन्हीं के ज़बानी हम लोग ये कहानी सुने थे। तो ये बेसिकली माई लाइव विलेज का स्टोरी था। ऑलरेडी हम लोग बहुत बार आपको चैप्टर वाइज में चैप्टर जो चीज़ें कराते हैं सिलेबस में, यही चीज़ें बताए थे। आप इसको अपने शब्द में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा है कि शॉर्ट नोट्स। देखो, हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि तुम सारी चीज़ों को रटने लगो, समझना पड़ेगा। कितना रटोगे भाई, कितना क्वेश्चन, कोई कितना कितना ही क्वेश्चन रट सकता है ना। तो उसी तरीके से आप अपने आंसर अपने ज़बान में ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है कि हम अपने आंसर को नहीं लिख पाते, है ना, आपको हिंदी याद है ना, तो हिंदी में लिखेंगे नहीं। आप सिंपल सा चैट जीपीटी ओपन करना या फिर गूगल, अपने शब्द को रिकॉर्ड करना या फिर बोलना कि हम जो बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, सिंपल इंग्लिश में। तो आप जो शब्द आपको ऑलरेडी हिंदी वाला याद है तो इंग्लिश में चेंज कर लीजिए उसको, बस हो गया। आपको हमेशा के लिए वो याद भी हो जाएगा, क्योंकि आपके अपने बनाए हुए शब्द है ना, याद किया हुआ शब्द नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन होचिमी। होचिमी की बात करें, एक वियतनामीज, सॉरी पेन गिर गया, किधर गिरा, यहाँ पे, ओके।
वियतनामीज नेशनलिस्ट है और एक कम्युनिस्ट लीडर है। पहला बात तुमको याद होना चाहिए, वियतनामीज नेशनलिस्ट हैं, एक कम्युनिस्ट लीडर है, उन्होंने वियतनाम इंडिपेंडेंट के लिए लड़ा। ठीक है, ओके। फ्रेंच के कॉलोनियल रूल से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाया वियतनाम में। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था जो बहुत ज़्यादा हेल्प किया और अगेंस्ट था किसके, फ्रेंच के। ठीक है, ओके। 1975 में उन्होंने डिक्लेयर किया वियतनाम को इंडिपेंडेंट और वो नॉर्थ वियतनाम के बेसिकली प्रेसिडेंट बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब वो बेसिकली इंडिपेंडेंट हुए थे, 1945 डिक्लेयर हुए वियतनाम। कब इंडिपेंडेंट, 1945, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो ची मिन्ह रिमेंबर सिंबल ऑफ वियतनामीज, ताकि वो एक नेशनलिज्म था, देश के प्रति प्यार था, उनको जैसे कि एक सिंबल बनाया गया कि ये इंसान थे। जैसे हम लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं, इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सारे तो वहाँ के वो बेसिकली मेन रोल अदा करते हैं। तो वही चीज़ शॉर्ट नोट्स पूछा था, 2 नंबर में आता है बस। क्या थे, कहाँ के लीडर थे, क्या बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी बनाया, क्यों, किस लिए, बस इतना चीज़ बस लिख दीजिए। 2 नंबर आपके हाथ में। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। वियतनाम नेशनलिस्ट थे, कम्युनिस्ट लीडर थे, वियतनाम के लिए लड़े थे इंडिपेंडेंट के लिए, वियतनाम को इंडिपेंडेंट दिलाया, कम्युनिस्ट पार्टी बनाया। ठीक है, किसके अगेंस्ट, फ्रांस के अगेंस्ट। ठीक है, ओके। देन उसको याद रखा जाता है एज अ सिंबल ऑफ वियतनामीज रेसिस्टेंस एंड नेशनलिज्म। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमी, यानी ये भी ये चैप्टर से ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस है, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। आ जाओ, बस समझने वाला ये सब चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या समझते हैं और क्या कारण है? देखो, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है बेसिकली डेवलपिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को डेवलप करने वाला। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया। अलग अलग रीजन में ये बेसिकली एक स्टार्टअप होता है, सेटअप होता है फैक्ट्रीज का, मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करेंगे लार्ज प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज का लगना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। ओके ओके। क्या कारण है? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को अगर इन्वेंशन करना है, अगर कुछ इन्वेंट करना है, इसको मदर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं। जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होगा तब तक कैसे इन्वेंशन होगा चीज़, है ना। और काउजेज क्या क्या कारण है? इन्वेस्ट न्यू न्यू मशीन्स आएंगे, इन्वेस्ट होंगे, है ना, ओके। और कोल है, आयरन है, ये जो भी है उसका यूजेस करेंगे, है ना, ओके। ज़्यादा है तो इसका यूज़ करेंगे। और फैक्ट्री सिस्टम बनेगा, चीप लेबर मिल जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ये अगर है, ये सारी चीज़ें आपके पास है, तो आप ज़रूर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज लगाने का सोचेंगे। तो कारण समझ में आ गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपसे ये अक्सर पूछता है बिहार में, नॉर्मल सा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट अपोजिट, जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थे वो बंद पड़ रहे हैं, कोई भी रीज़न में किसी भी कारण से शट डाउन हो रहे हैं या एक से अदर जगह जा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली रिडक्शन हो जाना, कम हो जाना, प्रोडक्शन जॉब्स वगैरह, उसी को बोलते हैं हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फ़र्क बस इतना है, वहाँ लग रहा है, यहाँ पे घट रहा है। ओके, चलिए, क्या आउटकम होता है अगर कोई कहीं पे इंडस्ट्रीज देखोगे तो क्या तुमको देखने मिलेगा? डेवलप टाउन देखने मिलेगा। कुछ देखोगे, अगर कहीं तुम देखोगे अपने शहर में ही देख लो कि पहले कहीं 1-2 दुकान हुआ करता था, अब वहाँ पे लाइन लगा हुआ दुकान का, तो डेवलपमेंट हुआ, है ना। लेकिन एक चीज़ ये है कि कॉटेज जैसे छोटे छोटे इंडस्ट्री वो बंद हो गया। चलिए, ये सारे क्लास का डिवीज़न हो गया, मतलब कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, सोसाइटी का डिवीज़न हो गया, है ना। और इमेजेस ऑफ फैक्ट्री लेबर क्लास और स्लम सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। स्लम सिस्टम जैसे जैसे दिल्ली में देखोगे तो कितने सारे लोग जाते हैं वहाँ पे रहते हैं, रहने के लिए बहुत हाई रेंट है, तो वो सब रोड के किनारे रहते हैं। तो यहाँ से स्लम सिस्टम का बेसिकली स्टार्टिंग हो जाता है। ये आउटकम कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। ठीक है, ओके। अच्छा, ऑलरेडी हाउ डिड बॉर्जियस क्लास, यानी आपका कैपिटलिस्ट क्लास किस तरीके से इमर्ज होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखो, बात है कि जो बॉर्जियस क्लासेस इमर्ज ड्यूरिंग द लेट मिडाइवल पीरियड ऑफ यूरोप, ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रो। बेसिकली कैसे बना? एज ट्रेड करके और कॉमर्स ग्रो करके बेसिकली हुआ। जैसे मर्चेंट हो गया, ट्रेडर हो गया, स्किल वर्क, ये अच्छे से सोशल इंपॉर्टेंस को समझे, है ना, वर्क की इंडस्ट्रीज के साथ। ठीक है, अपने फैक्ट्रीज एक्सपेंड किए और फैक्ट्री ऑनर बने, बैंकर बने, प्रोफेशन बने, ताकि कंट्रोल कर सके प्रोडक्शन एंड कैपिटल। इस तरीके से बेसिकली बॉर्जियस क्लास इमर्ज हुआ। कब? लेट मिडाइवल पीरियड। कैसे? ट्रेड के थ्रू और कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू। ओके, मर्चेंट, ट्रेडर, स्किल लेबर, ये सब लेके आए, है ना, ताकि वो गेन के सोशल इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, नेक्स्ट है क्या इफेक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका वर्किंग लाइवलीहुड को, क्या इफेक्ट पड़ता है बताओ? देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट करता है लाइवलीहुड, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से। जीवन जीने के दो बेसिकली 2 पहलू,
एक तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हो जाता है जॉब का, लेकिन वर्किंग कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बहुत ज़्यादा काम करा लिया, कम वेजेस देता है, अनसेफ इन्वायरमेंट, तो बहुत सारा ये सब चीज़ें हैं। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके। रिप्लेस नहीं कर पाते हैं जो मशीन्स वगैरह, तो उससे भी कारण आपका इफेक्ट पड़ जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन लग गया, मशीन लग गया, लेकिन उनको मशीन तो यूज़ करना आता नहीं है ना। ओके। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑल्सो लीड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो जाना है। ठीक है, लोग गांव छोड़कर अब शहर की तरफ जाने लगे हैं, जिससे ओवर क्राउडेड होने लगा है। तो ये सारे आपके इफेक्ट होते हैं लाइवलीहुड के। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर लगता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ओके। स्लम सिस्टम बहुत सिंपल सा है भाई साहब, कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो पीपल लोग माइग्रेट करेंगे सिटीज़ से जॉब के लिए। सिंपल सी बात है। देखोगे कितने भर भर के लोग गए बिहार से, है ना। कुछ दिन पहले आए थे, आए थे, बिल्कुल आए थे, फिर 10,000 लेके चले गए वापस, फिर आएंगे 10,000 लेने, फिर 10,000 लेके फिर वापस चले जाएंगे। ठीक है, पुअर कंडीशन, वहाँ पे ओवर क्राउडेड, जाओगे दिल्ली में सर्किट किनारे इतने सारे लोग हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, अलग अलग रीजन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, इसीलिए। ओके, चलिए, ओके। उनका कोई प्रॉपर काम का घर नहीं होता है, या फिर उनका काम का टाइमिंग नहीं होता है, जितना काम कराना करा लेता है। ठीक है, ओके। तो वो एक स्लम एरिया में बनाता है, जहाँ पे अनहाइजीनिक तरीके से लोग रहते हैं। ठीक है, बस रहने बराबर, खाने बराबर मिल जाता है तो ठीक है, वरना क्या ही करेगा। वो सिस्टम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहाँ पे जैसे दिल्ली में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ लोग काम करने जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, पुअर कंडीशन में रहते हैं। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वेजेस एक्ट नाम से पता चल रहा है कि भाई साहब कम से कम इतना तो तुम उसको पैसा दो। और क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में आया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव था ताकि जो वर्कर्स हैं उनको मिनिमम पैसा मिल सके, ताकि वो खुद के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सके। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं हो पाया, अपने जीवन जो भी बेसिक नीड्स है पूरा नहीं कर पाया, तो ओवरऑल इंडिया कैसे डेवलप करेगा, है ना। इसीलिए ओके, इसका टाइम फिक्स कर दिया गया कि भाई साहब तुम्हारा टाइम इतना से इतना करोगे, इतना काम करोगे। और बहुत सारे फैसिलिटीज़ या स्कीम्स वगैरह भी दिया गया, ताकि ताकि लोग सही से काम कर सके, है ना। और जैसे चाइल्ड लेबर, उसको बैन कर दिया गया कि इतने साल से लोग इतना काम नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको लाया गया। ठीक है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है, ताकि लोग सही से लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो सके मिनिमम एजेस में। ठीक है, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, ताकि गरीबी भी घटे ओवरऑल। ठीक है, और फेयर वर्क मिले हर वर्कर्स को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आपको लाइट डालना है, रोशनी डालना है, इंपॉर्टेंस है यूटिलिटी ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, ये एससीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री रेफर कर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, ये कैसा है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो होम बेस्ड प्रोडक्शन करता है, होम बेस्ड जो भी घर का सामान हो। ठीक है, ताकि जो फैमिलीज हो उसको कैरी आउट कर सके। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये आपके एम्प्लॉयमेंट पहुंचाता है लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक है, स्पेशली रूरल एरिया में, गांव में, है ना। ओके, ये अलाउ करता है ताकि पीपल लोग अर्न कर सके, लो इन्वेस्टमेंट करके, कम पैसा लगा करके अपना जीवन यापन पूरा कर सके, है ना। ओके, और कम रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करके, बड़ा मशीन तो सेटअप नहीं लगा सकता, तो छोटे छोटे चीज़ें कलेक्ट करके कम इन्वेस्टमेंट में वो अपना ये चीज़ें चला सकता है, कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, ओके। और इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये जो हम लोग का जो ट्रेडिशन है, जैसे अभी तो घरों में नहीं मिलता होगा हाथ वाला बनाया हुआ पंखा, पर तुम जाओगे अपने अम्मी से पूछोगे तो वो लोग देखे होगे कि हाथ से बुना हुआ पंखा आता था, धागे से बुना जाता था, है ना। स्पेशली एक जैसे अभी बेडशीट वगैरह आने लगा है ना। तो बेडशीट तो नहीं, आई थिंक अंदर जो कहा था ना, ब्लैंकेट टाइप समथिंग होता है, तो वो बना के दिया जाता था, स्पेशली शादी वगैरह में दिया जाता था। हाथ का पंखा हो गया, तो ये जो ट्रेडिशन है तो उसको लेके चल रहा था, बट धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो रहा है ना। ओके, लार्ज फैक्ट्रीज पे डिपेंड कम होने लगा था, है ना। और बेसिकली अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी, अब मशीन से एक ही चीज़ बनेगा, बट हाथ से बनाओगे अलग अलग कलाकारी करके, तो उसका ज़्यादा तुमको वैल्यूज़ मिलेगा, है ना, है, और यूनिकनेस दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके कॉटेज इंडस्ट्री का बेसिकली। ओके, आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 से आता है कि हाउ कोल आयरन इंडस्ट्री ट्रिगर इंडस्ट्रियलाइजेशन। किस तरीके से कोल और आयरन जो इंडस्ट्री है ये ट्रिगर्ड करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को। देखो, कोल
हो गया, आयरन हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीज़ है ना। ये ट्रिगर करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि देखो कोल इस्तेमाल करते हैं हम एनर्जी में, है ना, पावर मशीन चलाने में, ट्रेन चलाने में, आयरन ज़रूरी है मशीन को बनाने में, टूल्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, जैसे रेलवेज हो गया, और अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन ये इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जॉब्स बनाने में क्रिएट करता है, सिटीज़ को बढ़ने में हेल्प करता है। इसीलिए ये सेंटर माना जाता है, सेंट्रल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वाई न्यू प्रॉब्लम्स आर इमर्ज बाय टाउन। न्यू प्रॉब्लम्स क्यों इमर्ज होते हैं टाउन में? पहले रैपिड अर्बनाइजेशन, बहुत जल्दी अर्बनाइजेशन होना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते रहते टाउन में, है ना, ओवर क्राउडेड हो जाता है, लिविंग कंडीशन बुरा हो जाता है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम इशूज, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, क्राइम बढ़ जाता है। तो ये सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं अगर कोई टाउन इमर्ज होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन एक्सपेंडिचर द वर्ल्ड मार्केट। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्सपेंड वर्ल्ड मार्केट बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग आपका ट्रांसपोर्टेशन। वेल ग्रोथ फैक्ट्रीज एंड मास प्रोडक्शन गुड्स हो गया बिकॉज चीप और मोर वाइडली अवेलेबल, इम्प्रूव आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे रेलवेज वगैरह मिल गया, शिप्स वगैरह मिल गया, तो जल्दी से सामान को शिप कर सकते हैं। देखो आज बहुत दूर दूर का सामान तुम फटाक से मंगवा सकते हो, है ना, 5 मिनट में भी बिल्कुल आ जाता है। तो ये बेसिकली ग्लोबल बूस्टिंग ट्रेडिंग सेंटर बन गया, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1929 वाला है ना, इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछा कि क्या कारण है और कंसीक्वेंस है इकोनॉमिक क्राइसिस का 1929। देखो कारण क्या है, पहला तुम्हारा स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गया था, डेट ऑलरेडी, फाइनेंशियल इश्यूज हुआ था, ओवर प्रोडक्शन, चीज़ें ओवर प्रोडक्शन कर दिया गया और उसका कीमत घट गया, है ना। ओके, बैंक का फेलियर हो गया एंड ग्लोबल ट्रेड जो है वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, ओके, देन उसका कंसिक्वेंस क्या हो गया आपका, जब ये सारे हुआ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बिजनेसेस क्लोज हो गए, है ना, पॉवर्टी बढ़ने लगा। ठीक है, सोशल अनरेस्ट होने लगा, प्रोटेस्ट, हाइक, स्ट्राइक वगैरह सारी चीज़ें होने लगा। ठीक है, ओके, ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा कि धीरे धीरे ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्राइसिस स्प्रेड हो गया ऑल द कंट्रीज अफेक्टिंग इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड। द कंसिक्वेंसेस एंड आपका कारण किसका, इकोनॉमिक क्राइसिस 1929 ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, जिसको हम लोग ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। कैपिटलिज्म, सिंपल सा तुमको मालूम चल रहा है कि कैपिटलिज्म वही कि अपना प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, अपना ऑनरशिप होगा, जो भी सर्विस प्रोडक्शन करेगा अपना प्रॉफिट बनाएगा वही, और मार्केट पे सप्लाई करेगा। कैपिटलिज्म ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ चुके हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंट्रूजन ऑफ फ्रेंच इन इंडो चाइना। आखिर फ्रेंच लोग इंडो चाइना में क्यों घुसपैठ, क्यों जानना चाह रहा था, रीजन तो यही है ना, क्या रीजन था वही पूछना चाह रहा है। द फ्रेंच इंट्रूजन इंडो चाइना वियतनाम, जो इसमें इंडो चाइना में 3 रीजन आता है, ठीक है, क्यों, मिड 19th सेंचुरी में वो चाह रहा था कि कंट्रोल कर सके रीजन ऑफ रिसोर्सेस, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है, जैसे रबर है, सॉरी राइस है, रबर है, और बहुत सारे मसाले हैं, और अपना पॉलिटिकल पावर भी वो एक्सपेंड करना चाह रहे थे। वो ऑल्सो एक्सपेंड चाह रहे थे कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैल जाए और वो बेसिकली एक कंट्रोल कर ले, वियतनाम हो गया, लियोस हो गया, कंबोडिया हो गया, धीरे धीरे। ठीक है, ओके, और जितने भी रिसोर्सेस पाए जाते हैं उस जगह में उसको एक्सप्लॉइट कर ले और अपना प्रॉफिट हो जाए, है ना। ओके, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ अपने प्रॉफिट की तरफ करना है। ठीक है, ओके, लेकिन क्या हुआ तो नहीं, उन पे बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ा। ठीक है, फिर बेसिकली स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस मिल ही गया था उनको। ठीक है, तो बेसिकली क्यों गया था ये तुमको मालूम चलना चाहिए कि भाई साहब उनके पास बहुत सारा रिसोर्सेस था, रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन करने गया था, रिसोर्स उनको चाहिए था, है ना, अपना धर्म है उसको फैलाना चाह रहा था वो लोग, पॉलिटिकल गेन लेना चाह रहा था, है ना। ओके, तो यही बेसिकली उनका क्यों घुसा, इसका रीज़न यही था। चलिए 2 नंबर में अक्सर पूछता है क्या मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का। आपको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का ये हुआ था आपका जुलाई में 1944, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पे, आपका यूएसए में। ठीक है, ओके, ये इसलिए किया गया था कि रीबिल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ उसके बाद इकोनॉमी में, इसीलिए वापस से रीबिल्ड करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमी को ये बना था। ठीक है, ओके, यहाँ स्टेबल क्रिएट किया गया, स्टेबल इंटरनेशनल मनी सिस्टम, ठीक, अलग अलग कंट्रीज ताकि इजीली ट्रेड कर सकें, अवॉइड इकोनॉमिक क्राइसिस, 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो चीज़ ना हो सके, अवॉइड करने के लिए ये चीज़ बनाया गया,
ग्लोबल कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट ना हो कंट्रीज़ के बीच में, है ना। जैसे आज भी हम लोग कोई देश से तेल लेते हैं, हम लोग भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ ना हो, है ना। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह बना। अच्छा, वर्ल्ड बैंक कब बना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट से बता दो। यही सब डिमांड किया गया था, कब बनाया गया था? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में 1944 में। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए, अच्छे से इसको देख लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, पॉलिसी ऑफ लेजर फायर क्या है? सिंपल से बात करें, लेजर फायर की बात करें, सिंपल सा बात ये बोलना चाह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। बिजनेसेस को उसको फ्री दो, अपना डिसीजन खुद लेगा, ठीक है। फ्री ट्रेड, लो टैक्सेस और नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन इंडस्ट्रीज। अगर टैक्सेस ज़्यादा कर देगा तो कहाँ से प्रॉफिट होगा? इसीलिए बस दैट्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग का फिर। अब इतना कर लोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। बताओ, इतना सारा ऑब्जेक्टिव कर लोगे, आएगा नहीं? बिल्कुल आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। बस हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ें कर रहे हैं। देखो, बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो जो अलग अलग यूट्यूबर्स है वो लोग 30-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता है, वो लोग यही सब कराता है, 30-30 बस कराता है। ऐसे करके कितना सारा कराता है आपको खुद मालूम नहीं होगा। डेली बोलेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं 4 चीज़ का कॉम्बिनेशन, सेंटर पेपर, सैम्पल पेपर, आपके बोर्ड हो गया, PYQ के चारों चीज़ का कॉम्बिनेशन सिर्फ 32 पेज में दे रहा हूँ, तो शायद, और पूरा ओवरऑल सिलेबस बेस दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन बाहर भी पूछे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।